हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1B को सॉल्व कराने वाले हैं। तो जिसने तक अभी प्रश्नावली 1A का सॉल्यूशन नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपका प्रश्नावली 1B का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले बात आती है कि ये योगात्मक प्रतिलोम जो लिखा है ये होता क्या है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी प्रश्नावली 1A की वीडियो देखी है तो वहाँ हमने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। यदि नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लेना और इस परिभाषा को अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लेना। तो हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम में होता ये है कि आपको कोई भी पूर्णांक दिया हो, अगर आपको ऋण पूर्णांक दिया है तो आपको उसको धन बना देना है, यदि आपको धन पूर्णांक दिया है तो उसको ऋण बना देना है। यही आपका होता है योगात्मक प्रतिलोम। मतलब आपको हमने जैसे बोल दिया कि -3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आपको इसको +3 बताना है। अगर हमने कह दिया +3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा तो आपको -3 बताना है। मतलब कि चिन्ह आपको चेंज कर देना है, केवल प्लस माइनस का चलता है डिफरेंस। यहाँ पे गुणा और भाग से मतलब नहीं होता है। तो देखो ज़रा प्रश्न नंबर 1 में आपके क्या क्या दिए हुए हैं। कह रहा -7, पहला पार्ट है -7। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा तुम्हारा +7, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है साथ में पहले से, तो उसमें माइनस चिन्ह हट जाएगा, हो जाएगा +7। इसी प्रकार 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 ही होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वह स्वयं होती है। तो दोस्तों, आप लोगों का आंसर शायद 1 होगा, बट इसका आंसर 1 कभी भी नहीं होता। वो संख्या तुम्हारी होती है 0, क्योंकि आप चाहे +0 लिखें या -0 लिखें, वो हमेशा माना जाएगा तुम्हारा 0 ही, क्योंकि 0 पर किसी भी चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न आपका है कि 1 का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखो, 1 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, तो 1 के पहले माइनस चिन्ह यहाँ पे है, प्लस का चिन्ह है, तो उसके पहले आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 हो जाएगा। इसी प्रकार -a + b, माइनस ब्रैकेट में लिखा है a + b, इसका योगात्मक प्रतिलोम करने के लिए माइनस चिन्ह हटा देना है, तो हो जाएगा a + b। तो ये हो जाते हैं तुम्हारे कुछ क्वेश्चन योगात्मक प्रतिलोम के। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को 15 का पहाड़ा आता ही होगा, 32 में गुणा कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि वितरण नियम से। अब वितरण नियम का मतलब होता है कि आपको कोई संख्या दी गई है, जैसे हमने आपको कह दी 18, तो 18 आपके किसके नज़दीक है, मतलब आपको ऐसी संख्या के नज़दीक पहुंचना है जिसका गुणा करना आसान हो। जैसे हमने कह दिया, इसको हम लिख दें कि क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 - 2, अब 20 का गुणा हम किसी भी संख्या कराएंगे तो 20 दूनी 40, क्योंकि 20 का पहाड़ा पढ़ना आसान रहता है 18 की अपेक्षा, और 2 का पहाड़ा तो आता ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वितरण नियम के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो, यहाँ पे 15 × 32 को कैसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे देखो 15 तो वैसे लिख दिया गया, क्योंकि 15 तुम्हारा 10 से भी 5 अंक दूरी पर है, 20 से भी 5 अंक दूरी पर, इसलिए यहाँ पे दूरी है काफ़ी। और 32 जो है तुम्हारा वो 30 के नज़दीक है, इसलिए इसको 30 + 2 लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जिसको हम वितरण मतलब होता है बांटना, जिसको हम बांटते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखो यहाँ पे 30 + 2 को ब्रैकेट में लिखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिसे हम नहीं बांटते हैं उसका गुणा उन दोनों संख्याओं में अलग अलग करते हैं, और बीच में जो चिन्ह होगा प्लस का है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगाते हैं। देखो ज़रा, 15 × 30 +
15 गुणते 2, 15 गुणा 30 में भी हुआ है और 15 गुणा 2 में भी हुआ है। तो 15 गुणते 30 कराएंगे तो 15 ते 45, 450 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 450 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 480। तो इस प्रकार आपका वितरण नियम से 15 गुणते 32 का मान 480 आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? धन पूर्णांकों की, ना कि ऋण पूर्णांकों की। एक उदाहरण द्वारा आपको दिखाना है कि योग की संक्रिया पर योग का जो वितरण नियम है वो क्या है? असत्य है। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे गुणा का वितरण नियम लगा है। देखो क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सी है? गुणा का। गुणा करने के बाद में हमको एक संख्या को वितरण किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? योग की संक्रिया पर, मतलब यहाँ पे जैसे लगा गुणा तो यहाँ प्लस होगा। देखो जरा यहाँ पे माना, यहाँ पे माना गया है आपको। तो यहाँ पे जब आपको मानना है, क्या मानना है? 3 + 4 + 5। अब 4 + 5 को ब्रैकेट में कर दिया है। देखो यही नियम होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले को जोड़ते हैं। तो ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 3 पहले लिखा है तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम वितरण करते हैं। वितरण किसको करेंगे? 3 को, जो ब्रैकेट के बाहर होता है। जैसे यहाँ पे क्या 15 ब्रैकेट के बाहर था, तो 3 + 4 करेंगे और 3 + 5 करेंगे। देखो ज़रा, तो 3 + 4 तुम्हारा होता है 7 और 3 + 5 तुम्हारा होता है 8 और 3 + 4 7 हो गया और 3 + 5 8 हो गया। तो दोनों जोड़े 15 आएगा। अब यहाँ आंसर तुम्हारा 12 आया, यहाँ आंसर तुम्हारा 15 आया। क्या दोनों बराबर हैं? देखो लिखा है यहाँ पे, अर्थात 3 + 4 + 5 डज नॉट इक्वल टू, बराबर करके काट दिया जाता है तो उसको डज नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। 3 + 4 + 3 + 5। नीचे लिखा, अतः धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है? असत्य है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि असत्य है वो हमारा सिद्ध होकर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि 3 4 5 ही लो। हमने ले लिया 2 3 4 ले लिया, तो 2 3 5 4 9 होगा। पहले 9 आ जाएगा, फिर क्या करें? 2 + 3 5 होगा, प्लस और 2 + 4 6 होगा। तो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या 9 और 11 आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो कोई भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही लें जो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। देखो यहाँ पे योगात्मक नियम अद्वितीय होता है बोल रहा है, मतलब जो योग का नियम होता है वो अद्वितीय होता है। किसमें? पूर्णांकों में। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि वो तुम्हारे धन पूर्णांक हैं या ऋण पूर्णांक हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी अचर मान के चलना है। देखो लिखा गया है, माना ए एक पूर्णांक है तथा बी दूसरा पूर्णांक है। मतलब यहाँ पे दो पूर्णांक माने गए हैं, एक ए और एक बी। अब अगर हम दोनों को जोड़ते हैं ए + बी तो वो भी तुम्हारा क्या एक पूर्णांक ही तो आएगा। इनका उल्टा करके जोड़ते हैं, जैसे बी + ए तो वो भी तुम्हारा एक पूर्णांक आएगा। अब कह दो दोस्तों कि सर जी ये कैसे आएगा, तो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने मान लिया एक संख्या आपके पास 5 है, एक 6 है, इनको जोड़ो कितना आएगा? 11 आएगा। तो 11 भी तो एक पूर्णांक होता है, क्योंकि आपके पूर्णांक प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। अगर इनको उल्टा करें हम, 6 + 5 करें तो जब भी तुम्हारा 11 ही आएगा, तो ये भी तुम्हारा क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाएं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों चैनल में पहली बार आए हों तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, मतलब उदाहरण के लिखा है, माना 2 तथा 3 दो पूर्णांक हैं। मतलब एक तुम्हारा 2 है, एक है 3। देखो जोड़ा गया, जैसे हमने आपको बताया 5 और 6 का एग्जाम्पल लेकर के। 2 + 3 5 और 3 + 2 5, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। लिखा आता पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 1B का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में 1B में केवल 5 ही सवाल हैं। लिखा है यहाँ पे,
निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक छांटिए। मतलब कि तुमको कुछ यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको उन संख्याओं को छांट कर लिखना है जो धन हो, मतलब धनात्मक हो, जिनमें प्लस का चिन्ह लगाओ, ऋण वाली नहीं लेना है आपको यहाँ पे। तो देखते हैं ज़रा कैसे इनमें छांटेंगे। पहला लिखा है 8 - 6। तो देखो दोस्तों, 8 में 6 आप घटा लो, कितना आएगा? 2 आएगा, कामा लगा देना। ये तुम्हारा क्या है? धन पूर्णांक है। अगला है 2 - 5। 2 में 5 घटेगा नहीं, तो माइनस का 3 आएगा, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, इसको छोड़ दो। अगला 1 + 3। तो 1 में 3 जोड़ें, कितना आएगा? 4 आएगा, तो ये भी तुम्हारा क्या है? धन पूर्णांक है। इसी प्रकार अगला -3 गुणते -4। तो माइनस और माइनस का गुणा हमने आपको बताया था क्या होता है, माइनस गुणते माइनस है, तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 हो जाएगा 12। संख्या संख्या गुणा होता है और माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, तो ये भी तुम्हारा क्या है? धन पूर्णांक है। इसी प्रकार 8/2, मतलब 8 में हम 2 का भाग दें, कितना आएगा? 4 आएगा, तो ये भी क्या तुम्हारा? एक धन पूर्णांक है। इसी प्रकार -5 गुणते 3 लिखा। देखो यहाँ पे एक ही माइनस है, अब एक में माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा, मतलब ये धन पूर्णांक नहीं होगा। अगला लास्ट है 3 गुणते 5। तो 3 गुणते 5 कराएंगे तो 5 3 15 होता है, तो ये भी तुम्हारा क्या है? धन पूर्णांक है। मतलब देखो यहाँ लिखा गया है, में धन पूर्णांक 8 - 6, 1 + 3 -3 × -4, 8/2, 3 गुणते 5 है। मतलब इन जो तुम्हारी संख्याएं दी गई, इनमें जो धन पूर्णांक हैं वो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी संख्याएं धन पूर्णांक हैं। इस प्रकार आपको धन पूर्णांक छांटना होता है। जैसे हमने आपको कह दिया 7 - 2 धन पूर्णांक है कि नहीं, तो है, क्योंकि 7 में 2 तो हम घटा ही सकते हैं, कितना आएगा? 5। जो आंसर आता है वो क्या? वो धन पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसमें था कि 2 - 5, अब 2 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ तो माइनस आ गया, तो ये तुम्हारा धन पूर्णांक नहीं है, ये तुम्हारा ऋण पूर्णांक है, क्योंकि ऋण का चिन्ह आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।